नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टैटिक ज्ञान पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ। आज एक ऐसे घटना के बारे में चर्चा करने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 से लाना चाहते हैं, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या इससे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारतीय जो धार्मिक आस्था है उसको ठेस पहुंचाना चाहते हैं, या भारतीयों को एक समान देखना चाहते हैं? तो चलिए आज इसके बारे में हम सभी चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि क्या होता है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने पीडीएफ पर और देखते हैं क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज में किस तरह से न्यूज है। यहाँ पे देख सकते हैं 28 जून का है और न्यूज में है यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो ये क्यों मानसून सत्र में लाना चाहते हैं उसके बारे में है। तो चलिए हम जानते हैं पहले यूसीसी के बारे में जानते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। तो आमतौर पर किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं, एक होता है क्रिमिनल कानून और एक होता है सिविल कानून। ठीक है, क्रिमिनल कानून क्या होता है? तो क्रिमिनल कानून ये होता है कि क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट जैसे आपराधिक मामला की सुनवाई की जाती है। इसमें धर्म या समुदाय के लिए एक ही तरह के कोर्ट प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है। तो ये होता है क्रिमिनल कानून। उस तरह से हम जानते हैं सिविल कानून क्या होता है। तो सिविल कानून होता है जैसे में इसमें शादी विवाह संपत्ति से जुड़े मामला सिविल कानून के अंदर आता है। भारत में अलग अलग धर्म में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों के में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। यही वजह है कि इस तरह के कानून के पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे मुस्लिम में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है। वहीं हिंदू की बात की जाए तो हिंदू में भी हिंदू शादी मैरिज एक्ट के जरिए होता है। इस तरह से ईसाई में सिख के लिए भी अलग अलग पर्सनल लॉ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए क्या होता है कि पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाया जाता है। ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, इसके जरिए क्या होता है कि सभी का जो अलग अलग तरह के जो कानून व्यवस्था है सभी धर्मों के लिए, उसको एक जैसा कानून व्यवस्था बनाया जाता है। जैसा कानून बनाए जाने के मांग की जा रही है, यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामले में भी एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, उनके लिए एक जैसा कानून होना। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। इनके लिए एक कानून बनाया जाए जिसमें धर्म के लोग को मानना पड़े। तो ये होता है। और देखते हैं क्या होता है। अगर देखिए, अगर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है और मानसून सत्र में आता है तो उसमें क्या क्या बात होगी उसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत में सिविल से जुड़े कानून को आसान बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को 10 हिस्सों में यानी 10 चैप्टर में बांटा जा सकता है और इसमें इस तरह के नियम और कानून हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? तो चैप्टर 1 में होगा शादी की उम्र को लेकर के नियम बनेंगे, तलाक के आधार से जुड़े नियम बनेंगे। 3rd नंबर होगा तलाक से जुड़े प्रोसीजर होंगे। 4 नंबर होगा मेंटेनेंस तय करने के आधार होगा और 5वां नंबर होगा मेंटेनेंस देने का प्रोसीजर। 6ठा गोद लेने का आधार। 7वां गोद लेने का प्रोसीजर। 8वां उत्तराधिकार और विरासत के नियम। चैप्टर 9 में कहा गया होगा पति और पत्नियों की संख्या के बारे में बात की जाएगी और चैप्टर 10 में होगा परिवार नियोजन से जुड़े नियम होंगे। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। तो ये 10 जो आएगा उससे नियम रहेंगे। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मानसून सत्र में जो बैठक होगी उसमें ये चीज 10 कानून लाएंगे। ठीक है, अब देखना होगा कि क्या ये कानून पारित होता है, क्या इसका विरोध होता है, तो उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो अब जान लेते हैं इसमें कि क्या इससे पहले भी जो अभी 2023 में मानसून सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, क्या इससे पहले भी इसकी मांग उठी है, क्या इससे पहले भी इस तरह के कानून आया है, तो उसको देखते हैं। तो देखिए 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें क्राइम एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के देश भर में
एक समान कानून बनाने की बात कही गई। 1840 में इसे लागू भी कर दिया गया, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदू और मुस्लिमों के पर्सनल लॉ को इससे अलग रखा गया। बस यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जाने लगी। तो इससे पहले 1840 में देखें कि हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग तरह का कानून रखा गया, लेकिन फिर 1941 में क्या होता है कि BN राव कमेटी बनी। इसमें हिंदुओं के लिए फॉर्म कॉमन सिविल कोड बनाने की बात कही गई। और आज़ादी के बाद 1848 में पहली बार संविधान सभा में हिंदू कोड बिल पेश किया गया। इसका मकसद हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसे गलत रीति रिवाजों को आज़ादी दिलाना था। जनसंघ नेता श्याम प्रसाद मुखर्जी, करपात्री महाराज समेत कई नेताओं ने इसका विरोध किया था, जो कि ये सब बीजेपी से संबंधित थे। यानी कि उस समय मतलब जो कांग्रेस पार्टी था, तो कांग्रेस से अलग अपना इन लोग पार्टी का मतलब रखते थे, तो उन लोग ने विरोध किया था। अभी वर्तमान में 1986 में बीजेपी पार्टी बनी है, तो उससे पहले जो था इन लोग सब बीजेपी के सपोर्टर थे, मतलब बीजेपी टाइप के जो भी था दल था उसका सपोर्टर थे। तो इन लोगों ने विरोध किया था उस समय, लेकिन आज बीजेपी पार्टी खुद इस कानून को ला रही है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या हुआ था। यूसीसी के बारे में देखते हैं। तो 10 अगस्त 1951 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पत्र लिखकर नेहरू पर दबाव बनाया, तो वो इसके लिए तैयार हो गए। और हालांकि राजेंद्र प्रसाद समेत पार्टी के आधे से ज़्यादा सांसदों ने उसका विरोध कर दिया। आखिरकार नेहरू को झुकना पड़ा। बाद में 1955 से 1956 में नेहरू ने इस कानून को 4 हिस्सा में बांट करके संसद में पेश किया, जो कानून को इस तरह से है। पहला हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लाया गया, फिर हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 लाया गया, हिंदू एप्लीडेशन मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 लाया गया। अब हिंदू महिलाओं को तलाक, दूसरी जाति में विवाह, संपत्ति का अधिकार, लड़कियों को गोद लेने का अधिकार मिल गया। पुरुषों की एक से ज़्यादा शादी पर रोक लगा दी गई। महिलाओं को तलाक देने के बाद मेंटेनेंस का अधिकार मिल गया। राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे नेताओं का कहना था कि जब महिलाओं के हक के लिए कानून बनता है तो सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए क्यों, सभी धर्मों के महिलाओं के लिए समान कानून क्यों नहीं बनना जा रहा है। तो अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कानून को लेकर के आ रहे हैं और फिर से सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून। इससे बहुत तरह के गलत प्रभाव पड़ा, इसका विरोध भी होगा। तो देखते हैं कि क्या होता है, अब मानसून सत्र में भी पता चलेगा। अच्छा, धर्म के आधार पर सिविल कानून किस तरह के हैं? भारत में धर्म के आधार पर सिविल कानून अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग हैं, तो उनको जान लेते हैं कि कौन से कानून हैं। जैसे में देख लेते हैं हिंदू, जैन, बौद्ध। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है। उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है ये 1937 है। और ईसाई विवाह से मतलब ईसाई में विवाह से अधिनियम 1872 है। और पारसी विवाह तलाक अधिनियम 1993 है। सिख आनंद विवाह संशोधन ये 2012 है। तो ये इस सब धर्मों के लिए अपना अपना ये लॉ है, कानून है, तो इसके तहत सभी लोग अपना पालन करते हैं। तो देखिए अभी देखें हम 5-6 तरह के इसमें कानून देख लिए थे। ये सारे को एक कानून के तहत एक मान लीजिए कि एक घर में हम लोग रह रहे हैं, तो एक नियम कानून होना चाहिए ना, कि अलग अलग होना चाहिए। तो वही चीज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाना चाहते हैं। तो देखते हैं और फिर आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कब कब क्या कहा। तो इस ऐसा बात है कि क्या प्रथम बार ही ला रहे हैं कि इससे पहले भी लाया गया था, या इससे विषय में सुप्रीम कोर्ट कुछ कहा है। तो एक देखिए एक केस था शाहबानो प्रकरण, ये 1985 में लाया गया था। यह दुख का विषय है कि संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बन रह गया है। यह प्रावधान करता है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाए, लेकिन इसे बनाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने का ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिला है। सरला मुदगल केस 1995 संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत
व्यक्त संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार और कितनी समय लेगी। उत्तराधिकार और विवाह को संचालित करने वाले परंपरागत हिंदू कानून को बहुत पहले ही 1955-56 में संहिताकरण के अलविदा कर दिया गया है। देश में समान नागरिकता को अनिश्चित। तो देखिए ये केस है, मतलब इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ कहा है उसके बारे में। और क्या कहा है कि जॉन बर्टन केस 2003 में भी कहा है, इसमें भी कहा है कि दुख की बात है कि अनुच्छेद 144 आज तक लागू नहीं किया गया। फिर देखिए यहाँ पे सारा बानो केस है, ये 2017 में इसमें कहा गया है कि हम सरकार को निर्देशित करते हैं कि वह उचित विधान बनाने पर विचार करे। उम्मीद की जाना चाहिए कि इस्लामिक देश में शरीयत में होते हुए सुधारों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जाएगा। जब ब्रिटिश सरकार आईपीसी के माध्यम से सबके लिए एक कानून लागू कर सकती है तो भारत पीछे क्यों रह रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में इस टाइप के बोला है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और भी सुप्रीम कोर्ट क्या कहा है, तो ये 29 मार्च के है 2023 में इस मामले में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिर जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के हमेशा इतना विरोध क्यों हो रहा है। तो इसमें विरोध होते गया है, तो क्यों विरोध हुआ है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है का सबसे ज़्यादा विरोध अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धर्म स्वतंत्रता अधिकार, इसलिए शादी विवाह और परंपराओं से जुड़े मामलों में पर सभी समान कानून थोपना संविधान के खिलाफ है। मुस्लिम जानकारों के मुताबिक शरिया कानून 1400 साल पुराना है। कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है, लिहाजा यह उनकी आस्था का विषय है। मुस्लिम की चिंता है कि 1947 के बाद उन्हें मिली धार्मिक आज़ादी धीरे धीरे उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। तो इस टाइप से अधिकांश लोग मुस्लिम लोग इसका विरोध करते हैं। तो ये देख सकते हैं क्यों विरोध करते हैं, तो उन लोग अपना धार्मिक, इससे लगता है कि हमारा जो धार्मिक शिक्षा है या धार्मिक ग्रंथ है उससे रिलेटेड हमारे धर्म पर छेड़छाड़ होता है, इसलिए उन लोग विरोध करते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। लेकिन जो कुरीतियाँ हैं तो हटना ही चाहिए। यहाँ देखिए नरेंद्र मोदी 2019 में ये अपना लाए थे, मतलब चुनावी घोषणा किए थे, तो उसको फिर से अभी चुनाव आने वाला है तो फिर से चाहते हैं कि उसको हम अपना ये जो चुनावी घोषणा की है उसको पूरा करें, ठीक है। इस टाइप पे देख सकते हैं ये लाए हैं। यूसीसी महिलाओं को क्या होगा फायदा, इसके बारे में जान लेते हैं। क्या अगर यूसीसी आ जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आ जाएगा तो उससे महिलाओं को क्या होगा। अभी मुस्लिम और पारसी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में पुरुषों के मुकाबले संपत्ति मिलने लगेगी। यूसीसी के तहत उन्हें पुरुषों के बराबर हक मिलेगा। यूसीसी के तहत महिलाओं की तरह पुरुषों भी एक बार में एक से ज़्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। यूसीसी महिलाओं और पुरुषों को तलाक का समान अधिकार देती है। तो इस टाइप से महिलाओं को भी फायदा होगा। और देखते हैं और पर्सनल लॉ, यूसीसी लागू हुआ तो क्या असर होगा। अगर यूसीसी लागू हो गया तो क्या क्या असर होगा। तो पर्सनल लॉ पर संकट आएगा, ठीक है। देश में विविधताओं के आधार पर अलग अलग धर्म और समुदाय में के पर्सनल लॉ हैं। यूसीसी लागू होने से इन पर्सनल लॉ पर संकट आएगा। वहाँ वजह है कि किसी भी व्यक्तिगत मामले में जब दोनों पक्षों का पर्सनल लॉ अलग अलग हो तो कोर्ट के सामने भी समस्या हो जाती है कि फिर पर्सनल लॉ की बाध्यता के चलते न्यायालय भी किसी भी व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करने में असक्षम हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि सबके लिए मान लीजिए कि भारतीय संविधान बना है तो उसके तहत सबको बराबर हक अधिकार है, लेकिन अगर वहीं पे आ जाता है धर्म की बात तो मतलब पर्सनल जो कानून हो जाता है तो कहते कि नहीं हमें तो ये अधिकार मिला है, तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट चाहे कोई भी कोर्ट है तो उस कानून के सही से फैसला नहीं ले पाती है। ये भी प्रॉब्लम है। तो उस टाइप का होगा वो सॉल्यूशन हो सकेगा। शरीयत को मिलेगी चुनौती जो मान जाती है बहुसंख्यक आबादी का खासकर नहीं
नहीं होगा। मगर मध्य प्रदेश में मुसलमानों की 7% आबादी और आदिवासियों की 21% आबादी है, पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए क्योंकि बहु विवाह, तलाक और उत्तराधिकार को लेकर के इनके व्यक्तिगत कानून का बहुसंख्यक हिंदुओं से अलग है। तो शरीयत कानून है, उसके तहत ये दिक्कत होगी। फिर एक से अधिक विवाह का अपराध का उसका वो खत्मा होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिमों के एक से ज़्यादा निकाह करने की अनुमति है, लेकिन अगर ये कानून आ जाएगी तो वो लोग नहीं कर सकेंगे। अगर समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद एक से अधिक विवाह अपराध होगा, तो इसके अलावे अगर कोई मुस्लिम महिला अपने पति को तलाक देने के बाद वापस उसके साथ रहना चाहते हैं तो हलाला और इदात जैसी प्रक्रियाओं का अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। और क्या होगा और देखते हैं। लैंगिक समानता के कानून को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने लगेगी। लिव इन रिलेशनशिप में जो है उन लोग को प्रभावित होगा। तो क्या होगा, यूसीसी के ड्राफ्ट के लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होंगी। वर्तमान में लिविंग में रहने के लिए डिक्लेरेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यूसीसी जाने के बाद डिक्लेरेशन अनिवार्य होगा। साथ ही दोनों पक्ष के माता पिता को जानकारी देनी जरूरी होगी। तो इस टाइप के ये सब जरूरी होना होगा। फिर देखते हैं कि और क्या होगा। तो इस टाइप के देख सकते हैं, महिलाओं को पैतृक संपत्ति मिलेगा, ये तो पता है, ठीक है। अच्छा, इस मामले में और कोई जो जानकार लोग हैं इस मामले में कुछ कहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा खान है रिसर्च स्कॉलर, जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हैं। तो इन्होंने रिसर्चर हैं, इन्होंने कहा है कि वयस्क व्यक्ति को पार्टनर चुनने का अधिकार है। इसके लिए किसी को जानकारी देने की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सरकार हो या माता पिता। अगर इनके रेगुलेशन में यह बाध्यता आती है तो यह राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, इन्होंने इस टाइप के कहा है। और ये देखिए, एक रिटायर्ड जज हैं, इन्होंने भोपाल के रिटायर्ड जज हैं और रेणु शर्मा, इन्होंने कहा है लिव इन अगर सोसाइटी का नॉर्म है तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए। लिव इन को नेचर ऑफ मैरिज मानते हुए उसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 लाया गया। अगर ये बदलाव आता है तो अच्छा है, दोनों पक्ष के माता पिता को यह जानने का अधिकार है, ठीक है। तो इस टाइप के और देखिए और क्या कहा है। और एक्सपर्ट का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज़्यादा प्रभावित मुस्लिम कम्युनिटी की होगी, लेकिन इसमें कुछ बात ऐसी भी है जिसकी वजह से तमाम हिंदू भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं कि जो कि विरोध कर रहे हैं, तो ये एक्सपर्ट का ऐसा मानना है। और क्या होगा, तो ये हिंदू इन्फॉर्म देखिए जो इनहेरिटेड फैमिली है जो कि वो अपना रहती है, तो उन लोग के भी इससे नुकसान होगा। ये नुकसान इस टाइप का होगा कि मान लीजिए कि बिजनेस वगैरह में हो सकता है, तो इन लोग को भी नुकसान होगा। और देखते हैं क्या होगा। क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट खत्म हो जाएगा? मान लीजिए कि अनडिवाइडेड जो है, जो एक साथ में सभी लोग रहते हैं, मान लीजिए कि दादा परदादा के जो भी पूरा जितना भी हैं उन लोग अगर एक साथ रहते हैं, तो उन लोग में क्या उन लोग के खत्म हो जाएगा इसको आने से? तो देखते हैं क्या होता है। तो देश में जब शहरीकरण नहीं हुआ था तब एक ही परिवार की कई पीढ़ियां एक छत खाना और पूजा स्थल को साझा करती थी। यह संयुक्त परिवार को प्रेजेंस करता था और यहाँ रह रहे सदस्य संयुक्त रूप से संपत्ति भी साझा करते थे। ऐसे परिवार के पास कोई ना कोई बिजनेस होता था जिससे उस परिवार के कई सदस्य मिलकर यूनिट के रूप में चला रहे होते हैं। इसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF कहते हैं। इनकम टैक्स, इससे क्या होता है कि इनकम टैक्स पे इसमें राहत मिलती है। हिंदू लॉ के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन HUF के दायरे में आते हैं। कुछ लोगों का आकांक्षा जता रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से HUF खत्म हो जाएगा। तो देखिए, और सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान के जानकार पिराग गुप्ता बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मोटे तौर पर दो पहलू हैं। पहला परिवार से जुड़ा कानून, दूसरा संपत्ति से जुड़ा कानून। और हिंदुओं में संपत्ति से जुड़े कानून को मुख्य रूप से HUF से जुड़े कानून हैं। इसे
एक अलग कानून कई मानते हैं हुए भी इनकम टैक्स में छूट दी जाती है। 2005 में बदलाव करके HUF में महिलाओं के समान अधिकार की बात कही गई है। इसके अनुसार भी अभी डीकेएम सांसद विलियम्स ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अनुसूचित जनजाति के महिलाओं को भी इसका लाभ देने की मांग की है, लेकिन HUF का सिस्टम मुस्लिम और ईसाई धर्मों में नहीं है। हिंदू में संयुक्त परिवार यानी कि कर्ता का सिस्टम है, वो हिंदू का ही विशिष्ट सिस्टम है। तो ये सब जो रहते हैं उनके लिए। और दूसरे धर्म में शादी करने वाले कानून स्पेशल मैरिज एक्ट का क्या होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर दूसरे धर्मों में शादी करने वाले हैं तो उसमें क्या होगा। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में के देश में सिविल मैरिज या रिसर्च मैरिज के लिए बना कानून है। ये एक्ट 1954 में लागू हुआ था। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ किसी अन्य धर्म या जाति के व्यक्ति के में शादी का इजाज़त है। ये एक्ट दो या अलग धर्मों से जाति के लोगों को अपनी शादी के रजिस्टर कराने मान्यता देने के लिए बनाया गया है। इसमें की गई शादी का सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है और इसलिए किसी धार्मिक आयोजन या संस्कार समारोह में आने या औपचारिकता की जरूरत नहीं होती है। कई संगठनों ने उठाया सवाल कि UCC आने के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू महिलाओं के लिए भी विरासत के नियम अलग अलग है। तो यह है। विराग बताते हैं कि लाखों सुझावों का अध्ययन करने के बाद विधि आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इसके बाद संसद से कानून बनाने पर ही इन समक्ष सूक्ष्म बातों पर तस्वीर साफ होगी। हालांकि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो रही शादियों की कानून स्थिति ज़्यादा फर्क नहीं होगी। ऐसी शादियों से न्यूनतम आयु और शादी के रजिस्ट्रेशन के साथ कानूनी प्रक्रिया का पालन होता है। समान नागरिकता संहिता विरोध उन वर्गों से ज़्यादा हो रहा है जहां कानूनी प्रक्रिया की बजाय पर्सनल लॉ और धार्मिक आधार पर शादी इत्यादि के मामले निर्धारित हो रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि महिलाओं और बच्चों के अधिकार को संविधान के समानता अधिकार के तहत पुष्ट करना। और इससे रिलेटेड जो आदिवासी जो हैं इन लोग के भी कुछ परेशानियां होगी। तो देखते हैं क्या परेशानियां होगी। क्या आदिवासी समुदाय में एक साथ से ज़्यादा पत्नी रखने वाले प्रथा खत्म होगी? तो ये आदिवासी में जो प्रॉब्लम है इन लोग में कुछ दिक्कत आएगी, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब यानी ST उन समूहों की सरकारी लिस्ट है जो आमतौर पर मुख्य धारा के समाज से अलग रहते हैं। इन लोगों को अपना अलग समाज होता है और इनके रीति रिवाज अलग होते हैं। ये लोग अपने अलग कायदे कानून बनाकर उसे मानते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। इनकी आदिमता, भौगोलिक अलगाव, सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक पिछड़ापन इन्हें अन्य जाति समूहों से अलग करते हैं। आम बोलचाल में इन्हें आदिवासी कहते हैं। देश में 705 आदिवासी समुदाय हैं जो देश में ST के रूप में लिस्टेड हैं। 2011 जनगणना के अनुसार इनकी आबादी जो है 10.43 करोड़ के करीब है। यह देश के कुल आबादी का 8% से ज़्यादा है। दरअसल कई आदिवासी समुदाय में पुरुष एक साथ एक से अधिक महिलाओं से शादी या फिर एक महिला की एक से अधिक पुरुषों से शादी हो सकती है। ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर यह प्रथा खत्म हो सकती है। इसलिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद 2016 में ही अपने रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। पूर्वोत्तर राज्य के जनजातीय आबादी काफ़ी ज़्यादा है। इन्हीं वजहों से पूर्वोत्तर के राज्य में UCC का बड़ा विरोध हो सकता है। ऐसा मानना है कि UCC का विरोध हो सकता है। विराग बताते हैं कि सभी आदिवासी समुदाय में एक से ज़्यादा पत्नी रखने का रिवाज नहीं है। वहाँ पर शादी का रजिस्ट्रेशन भी होता है। सरकार ने जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के साथ शादियों के रजिस्ट्रेशन
की अनिवार्यता की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। एक से ज़्यादा शादी करने वाले लोग सरकारी नौकरी में समानता प्रतिबंध किया जाता है। हालांकि लिव इन शादियों के दौर में शहर हो या फिर आदिवासी समाज, वहाँ पर एक से ज़्यादा पत्नी रखने पर कानून बनाने के बावजूद व्यवहारिक प्रतिबंध लगाना मुश्किल होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद संविधान की अनुसूची 6 में आदिवासियों के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधान खत्म नहीं होंगे। इस तरह से देखिए पहले ही से इस टाइप के विरोध होना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए, क्या दक्षिण भारत में हिंदू परिवारों के रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियां नहीं हो पाएगी? अगर सिविल ये आ गया, अगर यूसीसी अगर आ गया, तो क्या दक्षिण भारत के जो परिवार हैं वो आपस में रिश्तेदार में शादी करते हैं, क्या ऐसा नहीं हो पाएगा? तो देखते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे बिहार में सिर्फ 3.2 % लोग ये अपने कजिन के साथ शादी करते हैं। वहीं तमिलनाडु में बात करें तो यहाँ पे 26% लोग ऐसे हैं जो कि अपने कजिन से ही शादी कर लेते हैं। 2015-16 के सरकारी आंकड़े के मुताबिक तमिलनाडु में 10.5% महिलाएं अपने पिता के साइड के फर्स्ट कजिन से और 13.2% अपनी माँ के साइड के फर्स्ट कजिन से और 3.5% महिलाएं अपने अंकल से शादी करती हैं। यहाँ तमिलनाडु का उदाहरण दिया है, लेकिन दक्षिण के दूसरे राज्य में भी ऐसा देखने को मिलता है। माना जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जैसे मुस्लिम अपने कजिन से शादी नहीं कर पाएंगे, वैसे ही दक्षिण भारत के हिंदू परिवार भी ऐसा शादी नहीं कर पाएंगे। विराट गुप्ता कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी के बारे में 5 महत्वपूर्ण बातें का कानून बन सकता है। शादी की न्यूनतम उम्र, शादी के बाद महिलाओं के अधिकार, तलाक की कानूनी प्रक्रिया, महिलाओं का भरण पोषण का अधिकार, बच्चों के गोद लेने का अधिकार इत्यादि इस टाइप के बन सकते हैं। हिंदू धर्म में होने वाली शादी के लिए संसद से 1956 में कानून बनना चुका है। कानून के अनुसार 2 बालिग लोग शादी कर सकते हैं, लेकिन अब से ऐसा सेक्स मैरिज की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इसलिए दक्षिण भारत के हिंदू परिवार में रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियां में प्रस्तावित समान नागरिकता संहिता कानून से ज़्यादा फर्क पड़ने की उम्मीद नहीं है। समानता के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ संस्कृत और धार्मिक विशिष्टता बरकरार रखने की संतुलन यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानून में रखना होगा। और इस बारे में देख लीजिए यहाँ पे क्या इस टाइप का हुआ है। सब अपना कमेंट वगैरह किए हैं, तो देख सकते हैं इसके बारे में। देखिए, यूसीसी के समर्थन में शिवसेना है, उद्धव गुट का जो आम आदमी पार्टी है, ये भी ये समर्थन में है। तो शिवसेना उद्धव गुट जो है अध्यक्ष उद्धव ने MPLB मेंबर्स ने बुधवार को कहा कि यूसीसी का समर्थन करते हैं, लेकिन हम सरकार के स्पष्टीकरण भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार बताए कि इसका भिन्न भिन्न समुदाय पर क्या असर पड़ सकता है। साथ ही यूसीसी अब चर्चा शुरू करने के पीछे मोदी सरकार का मकसद साफ नहीं है। अब आम आदमी पार्टी ने क्या कहा है कि राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा, हम यूसीसी का समर्थन करते हैं क्योंकि आर्टिकल 44 भी कहता है कि देश में यूसीसी होना चाहिए। हालांकि इसके लिए सभी धर्म के लोगों, राजनीतिक पार्टी और संगठनों को सलाह मशवरा का आम सहमति बनाई जाना चाहिए। फिर और कौन कौन पार्टी सब विरोध में कौन कौन पार्टी है और क्या क्या कहा है उसके बारे में देख लेते हैं। एनसीपी पार्टी जो है, पार्टी ने यूसीसी के मुद्दे पर वर्किंग कमेटी की मीटिंग में चर्चा की कि इसके बाद नेशनल सेक्रेटरी नसीम सिद्दीकी ने कहा कि हम ना तो यूसीसी का समर्थन करते हैं और न ही उसका विरोध। जनता और इससे जुड़े वर्गों के बीच पर चर्चा की जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एनसी पार्टी है, ये कहा है एनसीपी के जो कहा है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि यूसीसी से ज़्यादा जोर ना डालें, इसे लागू करने में परिणामों पर बार बार विचार कर लें और देश की भिन्नताओं से भरा है और अलग अलग धर्म जाति के लोग यहाँ रहते हैं। मुस्लिम का अपना अलग शरीयत कानून है, सरकार सोच ले तूफान आ सकता है। तो ये इस टाइप के अब्दुल्ला फारूक ने कहा है। और AIM असुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा कि यूसीसी पर बहुत छेड़ने की साजिश बताया था।
कहा था कि भाजपा मुख्यतः मुद्दों के जनता को ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। तो ये कहा। कांग्रेस क्या कह रही है कि कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है, प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि यूसीसी होना चाहिए, लेकिन हमें सभी को साथ लेकर चलना होगा। आप किसी भी देश में किसी एक तबके को नहीं भूल सकते हैं। सपा सांसद ने क्या कहा कि सपा सांसद एसटी हसन ने कहा है कि हम हदीस की हिदायत नहीं छोड़ सकते। संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है। डीएमके पार्टी के जो सीएम एमके स्टालिन ने कहा है कि मोदी सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर और देश में भ्रम पैदा करके 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं। शिरोमणि अकाली दल ने कहा है कि दलजीत चीमा ने कहा कि यूसीसी लागू होने के अल्पसंख्यक के अधिकार पर असर पड़ेगा और देश में अशांति तनाव बढ़ेगा। तो इस टाइप के कहे हैं। और देख सकते हैं जो और क्या है, तो इस टाइप के देख सकते हैं आप न्यूज़ में। ठीक है, तो ये रहा। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को वोटिंग हुई तो क्या होगा? लोकसभा में कुल कितने सीट हैं? तो देख सकते हैं यहाँ पे 543 सीट हैं। 2/3 बहुमत के लिए 362 वोट है। लोकसभा में बीजेपी के पास कितना है? 303 मेंबर्स हैं, और जबकि एनडीए के पास 330 मेंबर्स हैं। तो राज्यसभा में देख सकते हैं यहाँ पे 250 सीट है, 167 मेंबर बहुमत के लिए चाहिए। बीजेपी के पास 92 सांसद है और एनडीए के पास यहाँ पे देख सकते हैं 110 सांसद है। अगर 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ी तो दोनों ही सदन में बीजेपी बहुमत से दूर है। 19 जुलाई 2022 के आंकड़ा है, तो उसमें देख सकते हैं। दूसरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कुछ है क्या? तो दूसरा देश के बारे में देख लेते हैं। अभी देश में गोवा ही अकेला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये पुर्तगाली सिविल कोड 1867 के नाम से जाना जाता है। 1961 में गोवा का भारत के विलय हुआ, इसके बाद ही वहाँ के कानून लागू रहा। अगर दूसरे देश की बात करें तो ज़्यादातर मुस्लिम देश शरिया लॉ फ्लो करते हैं। पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन, सऊदी अरब जैसे देश में सबके लिए एक ही कानून है। इजिप्ट, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देश में शरिया लॉ सिर्फ पर्सनल लॉ के रूप में लागू है। इजराइल में अलग धर्मों के लिए अलग फैमिली लॉ है। अमेरिका सहित ईसाई बहुल देशों में शादी, तलाक, संपत्ति से जुड़े मामलों के लिए सभी नागरिकों के लिए कॉमन लॉ है। हालांकि अमेरिका में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए शादी और तलाक से जुड़े मामले में छूट है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि भारत में मतलब अलग अलग देशों में किस तरह से है, और आपका सबका इसमें आप सबका देखें कि किसका क्या समर्थन है, कौन कौन क्या क्या कहा, ये सब के बारे में आप समझें। तो उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी आप सभी को समझ में आया होगा और आप अपने खुद से इसको निर्णय ले सकते हैं कि क्या होने वाला है। पीएम मोदी के बयान के बाद 2 बड़े अपडेट हैं, तो इसको देख लेते हैं। अपडेट क्या है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। तो क्या बुलाई है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 27 जून की रात यूसीसी पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। 3 घंटे तक चली मीटिंग। बोर्ड ने यूसीसी के प्रस्तावित कानून का विरोध करने का फैसला लिया। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें शरिया कानून का जिक्र है। इसे जल्द ही लॉ कमीशन भेजा जाएगा। लॉ कमीशन ने कहा कि हमें जनता की राय मांगी है और इसका जो है 8.5 लाख रिस्पांस मिले हैं। लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने बुधवार को कहा कि यूसीसी के लिए हमें कंसल्टेशन प्रोसेस भी शुरू कर दी है। जनता की राय मांगी है। कमीशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड का नोटिफिकेशन जारी करने से लेकर के अब तक के 8.5 लाख रिस्पांस भी मिल चुके हैं। तो ये देख सकते हैं। तो इस तरह से जो भी है यूसीसी के बारे में हम लोग जाने, और अब देखना होगा कि क्या इसका मानसून सत्र में ये बजट पेश होती है, ये कानून पेश होती है, और उसमें कितने लोग विरोध करते हैं, क्या पास होगा या फेल होगा, इसको देखा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो ठीक है, धन्यवाद।